नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी प्रमिला के कमरे में झांककर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5-6 महिलाएं बैठी थीं। वे न केवल प्रमिला का हालचाल पूछने आई थीं, बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थीं कि उसकी दिलजोई होती रहे। जब से प्रमिला फालिज की शिकार हुई थी, मोहल्ले के जान पहचान वालों ने अपना ये रोज़ का क्रम बना लिया था कि 2-4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में महेंद्र सिंह के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर प्रमिला के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थीं। वे लोग प्रमिला एवं महेंद्र की प्रत्येक छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। महेंद्र को पिछले 3-4 महीनों के दौरान उनसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी ज़रूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वे उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 2 औरतें प्रमिला की सेवा टहल में लगी थीं। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर प्रमिला के सुन अंगों को सेक किया जा सके। कमरे में झांकने से पहले महेंद्र सिंह ने सुना था कि प्रमिला वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा गौरव मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़े ही होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा, तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। महेंद्र के कमरे में घुसते ही वहाँ मौन छा गया था। कोई महिला दबी जबान से बोली थी, चलो खिसको यहाँ से निठल लियो, मुंशी जी चाची से कुछ ज़रूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहाँ बैठी स्त्रियाँ उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। महेंद्र ऐनक ठीक करता हुआ प्रमिला के पलंग के समीप पहुंचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई प्रमिला को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षाघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। महेंद्र प्रमिला से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, प्रमिला ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, यह देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूँ, पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी। और टांग, यह तो बिल्कुल पथरा गई है, जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूँगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है, तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपये और तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियाँ बची हैं। हाँ, प्रमिला ने एक लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया गौरव और उसके बच्चों के लिए घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे, फिर मेरा गौरव रुपयों का ढेर। नहीं, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। महेंद्र बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतज़ार कर लो अपने बेटे का, मैं डॉक्टर बिहारी के पास जा रहा हूँ कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा, प्रमिला चिढ़कर बोली। आने दो गौरव को, 1 मिनट में छुड़वा देगा तुम्हारी नौकरी। आने तो दो, महेंद्र बाहर निकलकर जोर से बोला। लो, सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई हैं तुम्हारी सेवा को। हाँ हाँ, तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत हैं यहाँ। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सब के घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हाँ प्रमिला भाभी, सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आदाब किया और प्रमिला की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज़्यादा मुंशी जी को मज़ा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी दीन दुखियों की सेवा में। डॉक्टर का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे गौरव हज़ारों रुपया महीना कमाता है। अब मुझे दुकान की क्या ज़रूरत है, बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन हैं। ठीक कहती हो बाजी, प्रमिला का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी महेंद्र और प्रमिला का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहाँ आज शानदार गौरव निवास खड़ा है, वहाँ कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था।
महेंद्र का परिवार छोटा सा था। पति पत्नी और इकलौता बेटा गौरव। महेंद्र की स्टेशन रोड पर दवाओं की दुकान थी जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने गौरव को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक विहार में उसकी लाखों की कोठी है। वह देश का हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी है। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश के विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। गौरव ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक शीला से शादी कर ली थी। महेंद्र और प्रमीला ने सहर्ष खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से कार्य संपन्न किया था। शीला न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यहीं वे चूक गए। चूंकि शादी गौरव एवं शीला की सहमति से हुई थी, इसलिए वे महेंद्र और प्रमीला को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि शीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपने ससुराल नसीराबाद आई थी। प्रमीला और महेंद्र आखिरी बार शीला के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब शिखा और सुदीप क्रमशः 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं ताकि वे वहाँ का जीवन व रहन सहन देख सकें। गौरव के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए शीला से छिपाकर माँ को 10,000 रुपये दे दिए ताकि शीला को बच्चों को लेकर वहाँ जाने में कोई आपत्ति न हो। परंतु प्रमीला की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल ना देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु नसीराबाद पहुँचते ही प्रमीला का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और गौरव को नसीराबाद लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो प्रमीला को ऐसा दुख पहुंचा कि वे पक्षाघात का शिकार हो गई और अब प्रमीला को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। महेंद्र डॉक्टर बिहारी के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। प्रमीला का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। प्रमीला अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियाँ उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से, और उससे कहना ना मुझे इनकी ज़रूरत है न उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर धकेल दिया था। कमरे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थीं। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं कितने बीमार हैं, रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाओगी, जल्दी निकालो इन्हें यहाँ से। और 2 लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी महेंद्र से टकराता टकराता बचा था। महेंद्र ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं गौरव का निजी सहायक हूँ जगदीश। साहब ने 50,000 रुपये भेजे हैं और ये पत्र। महेंद्र ने नोटों को तो नहीं छुआ लेकिन जगदीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। महेंद्र ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। शीला और बच्चे नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं एशियाड के कारण इतना व्यस्त हूँ कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर ये चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। मैं समय मिलते ही आऊँगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपये देकर भेज रहा हूँ ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेटकर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है। जो बचा माँ की बीमारी खा गई। यह आपने ठीक नहीं किया, बेकार मकान बनवाया। हम लोगों के लिए वह किसी काम का नहीं है। हम कभी नसीराबाद आकर नहीं बसेंगे। माँ की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षाघात के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेष डॉक्टरों से पूछा है, उन सबका यही कहना है, माँ को अधिकाधिक आराम दें, यही इलाज है इस रोग का। माँ को दिल्ली लाने की भूल तो कभी ना करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा आक्रमण जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता, सब धोखा है। महेंद्र इससे आगे ना पढ़ सका। उसका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला और जगदीश को पत्र लौटाते हुए कहा, उससे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना कहिएगा कि हम तो उसके लिए मरे हुए ही थे, आज से वह भी हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। जगदीश सिर झुकाकर चला गया। महेंद्र प्रमीला के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहाँ सब लोग मुस्कुरा रहे थे। प्रमीला की
आंखें भीग रही थीं, लेकिन उसके होंठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। महेंद्र ने प्रमीला के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया पम्मी। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। प्रमीला ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयाँ उसके समीप आती जा रही हैं। मेरा सहारा, ये तुम ही हो ना जी? हाँ पम्मी, यह मैं हूँ, महेंद्र ने भर्राई आवाज़ में कहा। तुम्हारे अंधेरों का भी साथी, तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना डॉक्टर बिहारी की, रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज़्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे अपने बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूँगी। मेरे कंगन और चूड़ियाँ बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। पम्मी, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है। ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हें ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई। कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ महेंद्र ने देखा था कि प्रमीला अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। महेंद्र ने खुशी से छलकती आवाज़ में कहा, पम्मी, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे सहारे ही बेसहारा करते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा ये झूठा सहारा खत्म हो चुका है। मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। और फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। यह सुनकर महेंद्र की छलछलाई आंखें बरस पड़ी। उसे रोता देखकर वहाँ खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगीं। महेंद्र आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था, ये कैसे दुख हैं जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।